बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी कि प्रोकाइनेटिक ड्रग्स काम कैसे करती हैं। काम की बात करिए तो देखो, प्रोकाइनेटिक यानी कि स्पीड बढ़ा रही हैं, तो किस चीज़ की स्पीड बढ़ाने से वॉमिटिंग कम हो सकती है। देखो, कोई चीज़ अगर पेट में पड़ी रहेगी तो आपकी तभी वॉमिटिंग हो सकती है ना। अगर वो यहाँ से निकल जाएगी अपने पाथवे से तो वॉमिटिंग कैसे होगी। तो ये यही काम इंक्रीज करता है। प्रोकाइनेटिक ड्रग क्या करती हैं, आपकी स्पीड को, यानी कि जो आपकी ये मूवमेंट होती है खाने की, इसको जल्दी जल्दी कराती है। ठीक है, कैसे कराती है, यानी कि ये आपका गैस्ट्रिक एम्प्टी को इंक्रीज करती है, फास्टन करती है। फास्टिंग द गैस्ट्रिक एम्प्टी, यानी कि पेट को जल्दी खाली करने का काम करती हैं। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा। ठीक है, पेट को जल्दी खाली करने का काम करती है कौन, आपकी ये प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, यानी कि प्रोकाइनेटिक स्पीड को बढ़ाएंगी। किसकी स्पीड, आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टी होने की स्पीड को। अगर पेट में खाना ही नहीं बचेगा तो वॉमिटिंग कैसे होगी। अब इसमें हमने पढ़ी थी, इसमें दो ड्रग्स आती हैं आपकी, एक होती है मेटाक्लोप्रोमाइड और एक होती है डोमपेरिडोन। मेटाक्लोप्रोमाइड प्रोमाइड डोमपेरिडोन। ठीक है, इसमें बात करें, देखो दोनों में क्या अंतर है। मेटाक्लोप्रोमाइड जो होती है वो ड्रग्स आपकी दो तरीके से काम करती है, दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लगभग सेम रहेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो, मेटाक्लोप्रोमाइड क्या करेगी, आपका ये वाली जो ड्रग्स होती हैं वो आपकी दो तरीके से काम करती है, एक सेंट्रल एक्शन करती हैं, दूसरा आपका पेरिफेरल एक्शन करती हैं। दूसरा पेरिफेरल एक्शन करती हैं। सेंट्रल यानी कि सेंटर पे काम करेगी, ब्रेन पे काम करेगी। सी के बाद क्या आता है, डी, यानी कि डी जो D2 जो रिसेप्टर है, पहले पे तो C1 था, दूसरे पे डी, ऐसे याद कर लो, C D। C1 पे C रख दिया, 2 पे D रख दिया, यानी कि जो D2 रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन के अंदर, सेंटर के अंदर, यानी कि ब्रेन के अंदर, ये उनको ब्लॉक करती है, ब्लॉक कर देती है। अगर ये रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो ये जो है वॉमिटिंग नहीं होगी। ये आपका सेंट्रल पे काम करती है। पेरिफेरल एक्शन कैसे होगा, पेरिफेरल एक्शन यानी कि जैसे आपका ये फूड पाइप, ये आपका स्टमक, यहाँ पे जो आपके स्पिंचर्स होते हैं, देखो सबसे ज़्यादा पेरिस्टालसिस एक्टिविटी को इंक्रीज करेगी पेरिफेरल, यानी कि आपका नीचे की तरफ काम करेगी, नीचे अलग साइड वाइज काम करेगी। देखो, एक तो आपकी अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाए तो खाना जल्दी जल्दी पेट में जाएगा। ठीक है, खाना यहाँ पे आ गया। अब ये जो स्पिंचर्स हैं, कौन से स्पिंचर होते हैं यहाँ पे, पायलोरिक स्पिंचर, ये क्या हो जाते हैं, रिलैक्स, इनको रिलैक्स करने का काम करती है। पायलोरिक स्पिंचर को रिलैक्स करती है, क्या करती है, रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से खाना जल्दी से यहाँ से निकलेगा। यहाँ से निकलेगा तो उसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में भी क्या करेगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज करवा देगा। ठीक है, ये तीन काम आपके इसमें होते हैं। दो तरीके से मेटाक्लोप्रोमाइड ने काम किया, एक सेंटर पे काम किया, एक पेरिफेरी पे काम किया। सेंटर पे आपका D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया, यानी कि सी से सेंटर, डी से D2, D C D दोनों आगे पीछे आ रहे हैं ना, CD, सी सेंटर वाला ब्रेन के अंदर D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं होगी। दूसरा होता है पेरिफेरल एक्शन। पेरिफेरी पे कैसे काम करेगा, आपकी जो पेरिस्टालसिस एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करा देगा, इंटेस्टाइन में भी, इसोफेगस में भी। आपकी ये पायलोरिक स्पिंचर है, इनको रिलैक्स कर देगा। आपके जो यहाँ पे लोअर इसोफेगल स्पिंचर होता है, ये लोअर इसोफेगल स्पिंचर, इसकी जो टोन होती है उसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इसकी टोन को इंक्रीज कर देगा। ये काम होंगे आपके मेटाक्लोप्रोमाइड की। ठीक है, ये था मेटाक्लोप्रोमाइड के बारे में। अब थोड़ा इसके बारे में फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ लेते हैं। अगर अलग अलग लिखोगे ना, दूसरी जो पढ़ोगे ना डोमपेरिडोन, वो इसकी सेम रहेगी, लेकिन ये सिर्फ सेंट्रल एक्शन करती है। ठीक है, बस फर्क इतना है, ये सिर्फ सेंट्रल एक्शन करेगी, ये मेटाक्लोप्रोमाइड आपकी दो दो एक्शन करेगी। ये सेंटर वाली काम करेगी, सेंटर सेंटर पे काम करेगी बस। बाकी ये तो था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कोई भी ड्रग पढ़ रही हैं किसी फार्माकोलॉजी में तो एक सीक्वेंस बना के रखनी है। सबसे पहले उस ड्रग के बारे में क्लासिफिकेशन, उसके बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने कर लिया, क्लासिफिकेशन दोनों ड्रग्स के नाम हो गए। उसके बाद हमने पढ़ी थी फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि वो कैसे ली जाएगी वो ड्रग। देखो, रूट क्या रहेगा, ये वाली ड्रग जो होती हैं हम ओरल भी ले सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी ले सकते हैं, IV भी ले सकते हैं, IM भी ले सकते हैं, किसी भी रूट से हम दोनों ड्रग्स को ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है। मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, एब्जॉर्प्शन ब्लड में होता है, पहले एब्जॉर्प्शन होता है उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, सीक्वेंस में बात करें तो पहले एब्जॉर्प्शन, देखो मेटाबॉलिज्म लीवर में होगा, एब्जॉर्प्शन ब्लड में होगा। ब्लड में हो रहा है तो ये ब्रेन पे भी काम करिए ना, तो यानी कि ये ड्रग्स क्या करती हैं, आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं,
बी इसको क्रॉस करते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? आपका ब्रेन होता है, ब्रेन की एक कवरिंग जो कि ब्लड को एंटर नहीं होने देती ब्रेन के अंदर। ठीक है, CSF सर्कुलेट करता है, ब्रेन सर्कुलेट नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक बैरियर बन जाता है जिसके अंदर ब्रेन के अंदर ब्लड नहीं जा पाता, उसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, लेकिन ये ड्रग्स क्या करती हैं? उस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं, तभी तो सेंटर पे काम करेंगी। ठीक है, इसके बाद ये जो ड्रग्स होती हैं वो आपकी एक्सक्रीट कहाँ से होती हैं? एक्सक्रीट होती हैं यूरिन के थ्रू। लगभग जिस फार्माकोकाइनेटिक सभी ड्रग्स की सेम रहेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, जो कॉमन है कुछ एक आधी रेयर मिलेगी, वरना सबका ये सेम रहता है। ओरल रहते हैं, सबक्यूटेनियस, IV, IM, ये इसका रूट रहेगा। एब्जॉर्प्शन आपका ब्लड के अंदर होगा। उसके बाद मेटाबॉलिज्म। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? यानी कि उस चीज़ का एब्जॉर्ब होना, यानी कि टिश्यूज़ में ब्लड में ट्रांसपोर्ट होना। मेटाबॉलिज्म यानी कि उस जो देखो मेटाबॉलिज्म अभी बता ही देती हूँ। दो फॉर्म होते हैं, एक होता है लिपिड सॉल्यूबल, एक होता है वाटर सॉल्यूबल। अब आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो आपकी सेल्स की मेम्ब्रेन होती है, वो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। अब ये खुद लिपिड है तो लिपिड वाली की चीज़ों को ही अंदर आने देगा बस। तो जो फॉर्म होती है ड्रग की वो लिपिड सॉल्यूबल होनी चाहिए, तभी वो ईजिली आपकी एब्जॉर्ब होगी। अब वो लिपिड सॉल्यूबल नहीं होगी तो वो एक्सक्रीट भी नहीं होगी। देखो लिपिड है, अब वो मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब तो हो जाएगी, जब हम ड्रग ले रहे हैं तो वो लिपिड फॉर्म में है एब्जॉर्ब होने के लिए, और जब तक वो लिपिड फॉर्म में रहेगी तब तक वो शरीर से बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है। तो मेटाबॉलिज्म क्या कराता है? उसको एक्सक्रीट कराने के लिए लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किस में करेगा? लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, लास्ट एक्सक्रीशन बॉडी से बाहर निकालना, वो दवाई आपकी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। ये था दोनों ड्रग्स के अंदर जो है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स रहेगी। उसके बाद आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद यूजेस की बात करें। यूजेस आपके कोई भी जो ड्रग्स लिख रहे हो आप, चाहे आप फार्माको ये इसकी प्रोकाइनेटिक की लिख रहे हो, चाहे एंटीकोलिनर्जिक की लिख रहे हो, सभी में यूजेस सेम रहेंगे। यूजेस आपके लिखो, देखो डिजीज इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, डिजीज कंडीशन है उसमें आपको वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है, डिजीज से रिलेटेड वॉमिटिंग, डिजीज से वॉमिटिंग हो तो आप लोगे। दूसरा, आप ड्रग इंड्यूस्ड कोई ड्रग ले रहे हो, उसका साइड इफेक्ट है, उसमें आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो उसमें हम इन दवाइयों का यूज़ करते हैं। तीसरा आपका क्या हो गया है? पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग, यानी कि ऑपरेशन के बाद वॉमिटिंग होने की कंडीशन आ जाती है, होती है, तो उसके अंदर भी हम इन ड्रग्स को ले लेते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग में हो सकता है। आपका कैंसर कीमोथेरेपी में भी वॉमिटिंग होने के चांसेस होते हैं, कैंसर कीमोथेरेपी। ठीक है, और आपका हो सकता है रेडिएशन सिकनेस की वजह से वॉमिटिंग हो, कहीं घूमने जा रहे हो, वहाँ का टेम्परेचर अलग है, उसकी वजह से जी घबराना, उल्टी जैसा फील होना, वो रेडिएशन सिकनेस होता है, उसमें भी हम इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं। GERD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर हो, उसमें भी हम इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं। आपका हिकअप्स आ रही हो, एनेस्थीसिया देने से पहले भी यूज़ करते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टी के लिए। ठीक है, इन ड्रग्स को हम इस फॉर्म में यूज इन चीज़ों में यूज़ करते हैं। अब याद कैसे करें? देखो सारे डी वाले हैं, डी दो वाले डी हैं, डी से दो वाले हैं, DPCRG। देखो नॉर्मल से याद करते हैं, जैसे कोई पेशेंट है, एक स्टोरी बना के इसके यूजेस को याद करेंगे। जैसे कोई पेशेंट है, वो पेशेंट आया, सबसे पहले ऑपरेशन होगा उस पेशेंट का। ठीक है, पहले उस कोई पेशेंट आया, पेशेंट का ऑपरेशन होने वाला है, तो ऑपरेशन से पहले जो है आपका ये ड्रग्स दी जाएंगी एनेस्थीसिया देने से पहले, कि पहले इसका पेट खाली होना चाहिए। मान लो एब्डोमिनल की ही सर्जरी है, तो उस चीज़ को क्लीन करना पड़ेगा ना अंदर से पहले, तभी तो सर्जरी होगी। तो पहले पेशेंट ऑपरेशन से पहले, एनेस्थीसिया से पहले हम इसका यूज़ करते हैं। हो गया एक, एनेस्थीसिया से पहले यूज़ करेंगे। उसके बाद उसका ऑपरेशन हो गया भाई, ऑपरेशन होने के बाद उसको खुद से ही गिल्टी फील सा हो रहा है, मतलब खुद से ही ऐसी घिन सी आ रही खुद से ही, कि कट वगैरह किसी को होता नहीं है, सर्जरी देखी नहीं जाती, तो उसे खुद की सर्जरी जो है होने के बाद वो कट वगैरह देख के उसे उल्टी आ रही है, तो उस फॉर्म में भी, उस कंडीशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑपरेशन में यूज़ करेंगे। अब ऑपरेशन हो गया, उसको दे दी दवाई दे दी, ड्रग्स दे दी, अब उसे दवाई लेते टाइम भी उल्टी आ रही है, तो ये क्या है? ड्रग इंड्यूस्ड है। ठीक है, ड्रग ले रहा है,
पहले ड्रग वाली कंडीशन हो गई। यहाँ पे पेशेंट आया क्यों था, डिजीज़ कंडीशन थी इसीलिए वो आया था ऑपरेशन के लिए, तो डिजीज़ वाली हो गई। उसके बाद आप बोल सकते हो जी अब वो खाना भी खा रहा है तो उसे रिफ्लेक्स आ रहा है, उसके लिए भी ये वाली ड्रग्स ली जाती हैं। कोई थेरेपी चल रही है, कैंसर कीमोथेरेपी, ये याद कर लो, कैंसर वाली, ठीक है। देखो कोई पेशेंट क्यों आया, क्योंकि उसे डिजीज़ कंडीशन थी, डिजीज़ कंडीशन थी तो वो मीटिंग में यूज़ करेंगे। अब वो आया किस लिए, ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया से पहले देंगे। उसके बाद हम एनेस्थीसिया होने के ऑपरेशन होने के बाद कौन से में, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में देंगे। फिर दवाई ले रहा है, फिर वॉमिटिंग हो रही है, उसको ड्रग इंड्यूस्ड में देंगे। खाना खा रहा है तो GERD से, कैंसर कीमोथेरेपी में, ठीक है। ये इसके यूजेस रहेंगे। उसके बाद आ जाओ उसके साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके, कोई भी ड्रग हो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। चाहे वॉमिटिंग की हो, वॉमिटिंग भी खुद एक साइड इफ़ेक्ट है कई ड्रग्स का। साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे इसमें, पेशेंट सेंटर पे काम करिए। देखो कोई भी दवाई अगर सेंटर पे काम करेगी तो वो हमेशा ब्रेन को डिप्रेस करने का काम करती है, लगभग ब्रेन को डिप्रेस करेगी, सेडेशन क्योज होगा, या फिर आपको जो है डिजीनेस, थकावट सी फील होगी, ठीक है। देखो ब्रेन वाले से साइड इफेक्ट लिखो, पहले डिजीनेस होगी पेशेंट को, क्या होगी, डिजीनेस। पहले पेशेंट को डिजीनेस होगी, हो सकता है उसको सेडेशन हो, ब्रेन वाले सिम्टम है, ये सारे साइड इफेक्ट हैं, ठीक है। उसको और क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आ सकते हैं, EPS। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम क्या होते हैं, इसमें आपका आता है ट्रेमर्स, ठीक है। ये भी इसके अंदर हो सकते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। जो आपकी दूसरी वाली जो ड्रग्स हमने पढ़ी थी ना, डोमपेरिडोन, उसके अंदर ये सिम्टम्स रेयर मिलते हैं, ठीक है, वो उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक। तो इसमें डिजीनेस होगा, सेडेशन होगा, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होंगे जिसमें आपका होता है ट्रेमर्स होना, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में रिगिडिटी होना, ठीक है, पार्किसन डिजीज़ वगैरह होना, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पिरामिडल में आ जाते हैं। दूसरा आपका GI पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो ये पेरिस्टालसिस एक्टिविटी को बढ़ा रही हैं ये ड्रग्स। अगर ये पेरिस्टालसिस एक्टिविटी को बढ़ाएंगी तो आपकी ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा मूवमेंट हो रही है तो वो कॉन्स्टिपेशन तो रिलीव हो जाएगा, लेकिन डायरिया होने के चांसेस होते हैं। पेशेंट को पेट खाली जल्दी करा रहे हैं तो डायरिया भी हो सकता है, ये भी इसका साइड इफेक्ट है। डिजीनेस होगा, सेडेशन होगा, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम यानी कि पेशेंट को ट्रेमर्स वगैरह आएंगे, और आपका डायरिया हो सकता है, ठीक है। ये इसके साइड इफेक्ट रहेंगे। एक चीज़ है जो पता होनी चाहिए इसमें, मेन है जो डोमपेरिडोन, इसमें ये दो ही बात याद रखो, बाकी सारा सब कुछ सेम रहेगा। एक तो ये सेंट्रल एक्शन करता है। डोमपेरिडोन जो ड्रग्स होती हैं अगर वो ज़्यादा दी जाए तो उसका एंटीडोट होता है आपका एट्रोपिन। कौन सा होता है, एट्रोपिन। एट्रोपिन सिर्फ इसके लिए काम करेंगी, ठीक है। एट्रोपिन सिर्फ डोमपेरिडोन के ही एंटागोनिस्ट काम करती है, मेटाक्लोप्रोमाइड में नहीं करती, ठीक है। तो डोमपेरिडोन इसमें एट्रोपिन यूज़ की जाती है। एट्रोपिन क्या करती है आपकी, इसके एंटागोनाइज काम करेगी। अगर ये डोज ज़्यादा हो जाए तो उसको रोकने के लिए क्या देते हैं, हम एट्रोपिन देते हैं। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, न्यूरोलेप्टिक। पेन पढ़ रहे थे हम, पहले जो छोटी वाली है वही कर लेते हैं, एन वाली देख लो, न्यूरोलेप्टिक। न्यूरोलेप्टिक न्यूरोलेप्टिक ड्रग कौन सी हो रही थी, न्यूरोलेप्टिक, ये भी आपकी D2 रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक करेंगी, ठीक है। ये भी D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी CTZ के अंदर, और ये आपका एंटीकोलिनर्जिक थोड़ा थोड़ा वैसा एक्शन भी शो करती है, एंटी हिस्टामिन एक्शंस भी शो करती हैं, सारा सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। साइड इफेक्ट में ये सेडेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, हाइपोटेंशन। ड्राइनेस ऑफ माउथ तो लगभग सारी ड्रग्स करती हैं, ठीक है। टेस्ट अल्टर हो जाता है, ये आपके साइड इफेक्ट्स रहेंगे। न्यूरोलेप्टिक बस इतना याद रखो, D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी, सब कुछ सेम रहेगा, इसमें आपको इतना नहीं लिखना। कौन सी ड्रग आ रही थी न्यूरोलेप्टिक में, न्यूरोलेप्टिक में ड्रग्स कौन सी आ रही थी, न्यूरोलेप्ट। एपिलेप्टिक में एकदम से मतलब सीजर आना, उस कंडीशन को बोलते हैं ना न्यूरोलेप्टिक। तो उसमें ड्रग्स कौन सी आ रही थी जो हमने पढ़ी थी, न्यूरोलेप्टिक में आ रही थी आपकी क्लोरोप्रोमाजिन, प्रोक्लोरोप्रोमाजिन। कोल करने, रैपिडली कोल करना, न्यूरोलेप्टिक रैपिडली कोल करना, न्यूरो क्लोरोप्रोमाजिन और प्रोक्लोरोप्रोमाजिन, ये आएंगे आपकी न्यूरोक्लोलेप्टिक में। दूसरी आ जाओ न्यूरोकाइनिन। न्यूरोकाइनिन क्या करती हैं, इसमें आपकी पढ़ी थी हमने एप्रेपिटेंट, ओरली दी जाती है वो ड्रग्स,
ये हम कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग में देते हैं, ठीक है। किस में देते हैं? कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग में। ये क्या करती है? न्यूरोकाइनिन नाम के ही रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ब्लॉक करती है, ठीक है। इनके ही न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। क्या करती है? इन्हीं रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, ठीक है। अभी तक हमने कितनी पढ़ी? पी वाली पढ़ ली, एन वाली पढ़ ली। पी से प्रोकाइनेटिक थी। प्रोकाइनेटिक क्या करेगी? काइनेटिक को बढ़ा देगी, यानी कि एक्टिविटी जीआई की एक्टिविटी को बढ़ा देंगी। आपकी जो सेंट्रल पे भी काम करेंगी, पेरिफेरल पे भी काम करेंगी। और एन वाली हमने पढ़ी न्यूरोलेप्टिक और न्यूरोकाइनिन। न्यूरोलेप्टिक आपके D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी, न्यूरोकाइनिन इसी के रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हीं को ब्लॉक करती है। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग में हम इसे दे सकते हैं। बाकी वो यूजेस भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट रहेंगी आपकी एंटीकोलिनर्जिक, एंटीहिस्टामिन। एंटीकोलिनर्जिक कौन सी रहती हैं आपकी? एक आपके 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी थी, उसको भी पढ़ेंगे। पहले न्यूरो आपकी ये पढ़ लेते हैं एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स होती हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती हैं आपकी? एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ACTH, उसको उसके एंटी काम करेंगी। इस रिसेप्टर्स यानी कि इस न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज नहीं होने देंगी, ठीक है। ये नहीं रिलीज होगा तो आपकी जो है वॉमिटिंग, स्लाइवेशन, ये चीज़ें प्रिवेंट हो जाती हैं। प्रिवेंट करती है मोशन सिकनेस को, मेनली मोशन ट्रेवलिंग सिकनेस जो होती है। आप कहीं घूमने जा रहे हो और फिर हो जाए आपको वॉमिटिंग टाइप फील, तो उसमें हम ये एंटीकोलिनर्जिक का मेनली यूज़ करते हैं, ठीक है। एसिटाइल कोलिन के न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को रोकती हैं। और इस कहाँ पे यूज़ करते हैं? आपके कहीं घूमने जा रहे हो, मोशन सिकनेस को, मोशन सिकनेस बोला जाता है उसको, उसको ट्रीट करती हैं, ठीक है। उसके बाद आती हैं आपकी एंटीहिस्टामिन्स। यूजेस जो बताए हैं सभी में वही लिखनी है। एंटीहिस्टामिन्स कौन सी होती हैं? जो आपकी हिस्टामिन रिसेप्टर H ब्लॉकर्स, हिस्टामिन रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देती है। अगर हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉक हो गई, यानी कि जो आपकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो रही थी वो नहीं होंगी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में रैशेज वगैरह, ईचिंग वगैरह ये चीज़ें नहीं होंगी, साथ के साथ वॉमिटिंग भी नहीं होगी, ठीक है। ये आएंगे आपकी एंटीहिस्टामिन्स में। तो ये पढ़ा है हमने अभी तक। एंटीहिस्टामिन में ड्रग कौन सी आ रही थी? डायमिनहाइड्रामिन, डायफेनहाइड्रामिन। अभी तक हमने टोटल पढ़ी अपनी क्लासिफिकेशन। लास्ट एक और है 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी कि सीरोटोनिन। देखो यहाँ पे जो हम ट्रिक पढ़ रहे थे ना पेन वाली, इसमें आपका एक ये रह गया था सीरोटोनिन। 500 लिख लो इसके पीछे, 500, 500 रुपये भी तो होते हैं। पान कितने में आता है? 500 में आता है, 100 ठीक है, 500 में। उसके बाद आ जाओ सीरोटोनिन। सीरोटोनिन की बात करें तो सीरोटोनिन में आपकी ड्रग हमने पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है ड्रग ओंडास्टेरोन, ठीक है। यही ड्रग मेनली यूज़ की जाती है, आईवी फॉर्म में मेनली प्रेजेंट होती टैबलेट फॉर्म में भी है, लेकिन ज़्यादातर आईवी में यूज़ करते हैं, ठीक है। ACTZ रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। जो आपके HT3 रिसेप्टर्स हैं, इसी से इसका काम है, इसके नाम से ही काम है, HT3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये एक्शंस नहीं मिलते। साथ के साथ माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स भी होती हैं, इसकी आईवी भी होती है, माउथ डिसॉल्विंग भी टैबलेट्स प्रेजेंट है। साथ के साथ ट्रांसडर्मल पैचेस की फॉर्म में भी ये ड्रग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये आपका रहेगा एंटी हिस्टामिन्स में। अब एक बार फिर से पूरा रिवाइज करते हैं, ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा एक शॉर्ट फॉर्म में। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा जीआई के लिए कौन सी ड्रग्स होती हैं। दो टाइप की ड्रग्स होती है, एक होती है इमेटिक्स ड्रग्स, एक होती है एंटी इमेटिक्स ड्रग्स। एंटी इमेटिक्स कौन सी थी? जो वॉमिटिंग को कंट्रोल कर रही थी, वॉमिटिंग को इनहिबिट कर रही थी, ठीक है। इमेटिक्स कौन सी थी? जो वॉमिटिंग इंड्यूस करा रही थी, इंड्यूस वॉमिटिंग, और ये इनहिबिट वॉमिटिंग। इसके साथ साथ खुद के ही रिव्यू, मतलब खुद से ही माइंड में ये बातें याद करो कि हमने क्या क्या पढ़ा था। इमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? मस्टर्ड ऑयल पढ़ा था, और हमने मस्टर्ड ऑयल पढ़ा था, आपका आइपकैक सॉल्यूशन था, एक आपका होता है मस्टर्ड ऑयल हो गया, आइपकैक सॉल्यूशन हो गया, और क्या पढ़ा था? सोल्ट सॉल्यूशन हो गया सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। इनका यूज़ करते हैं वॉमिटिंग को रोकने के लिए, ठीक।
सॉरी वॉमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए, ठीक है, वॉमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए। एंटीमेटिक जो वॉमिटिंग को रोकने के लिए होते हैं, इसमें कौन कौन सी पढ़ी थी हमने, पान से, ये क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। पान वाले में ये 3 था आपका, ये 2 था। पी से फिर से शुरू हो जाओ, पी से प्रोकाइनेटिक थे सारे एग्जाम्पल इनके साथ साथ। अभी प्रोकाइनेटिक यानी कि प्रोकाइनेटिक पहले भाग के कौन आया, मेट पे मेटोक्लोप्रोमाइड, मेट पे बैठ के उसने कोल किया। और फिर 2 जने और आ गए, डोम पेरिडोन, अपने पैरों से डोम पेरिडोन। आई थिंक मुझे याद है, तो आपको भी हो जानी चाहिए इसी ट्रिक से, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एंटीकोलिनर्जिक। एक हमने पढ़ी एंटीकोलिनर्जिक, इसमें कौन सी थी आपकी एंटीकोलिनर्जिक में, एक थी एसिटाइल कोलिन, सॉरी एंटीहिस्टामिन्स, एक थी आपकी, दिख रहा है यार, एंटीकोलिनर्जिक हो गया, एंटीहिस्टामिन हो गया, और कौन सा था आपका, एडजुवेंट। एडजुवेंट ड्रग्स जो होती हैं भाई कॉम्बिनेशन में दी जाती है, नाम नाम लिख दो। और यूजेस मेनली कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग में इन ड्रग्स को हम देते हैं। एंटीकोलिनर्जिक में क्या पढ़ा था हमने, एंटीकोलिनर्जिक इसका हायोसिन हॉस्पिटल में हमेशा अवेलेबल, हॉस्पिटल में हमेशा सीन करने को मिलते हैं एंटीकोलिनर्जिक। हायोसिन हमेशा दिखेगा, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा सीन होगा हॉस्पिटल में, ठीक है। हायोसिन बस्कोफेन, जिसको हम स्कोपोलामीन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको याद करो। दूसरा हमने पढ़ा एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन को रोकने के लिए डीडी वाली ड्रग्स थी, डीडी वाली डायफिन हाइड्रामिन, डायमिन हाइड्रेनेट या हाइड्रामिन, ठीक है। एडजुवेंट में हमने पढ़ा था जेसीवी, जीसीवी से याद किया था। जी से ग्लूकोकोर्टिकोइड था, सी से कैनेबिनॉइड्स था, बी से बेंजोडाइजेपिन्स था। उसके बाद है आपका एन से हमने 2 ड्रग्स पढ़ी थी, एक होती है न्यूरोलेप्टिक। न्यूरोलेप्टिक कौन सी थी, जो एपिलेप्सी में क्या करते हैं हम एकदम से फोन ही करते रह जाते हैं ना, कॉल ही करते रह जाते हैं, यानी कि कोलप्रोमाजिन, क्लोरोप्रोमाजिन और प्रोक्लोरोप्रोमाजिन किस में थी आपकी, न्यूरोलेप्टिक में। दूसरी हमने पढ़ी थी न्यूरोकाइनिन, यानी कि खुद के ही रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही है, न्यूरोकाइनिन के रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक करती है। ये क्या कर रही थी न्यूरोलेप्टिक, आपकी D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही थी। न्यूरोकाइनिन क्या कर रही थी, खुद के ही रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही थी। कौन सी ड्रग थी इसमें, ए प्रेपिटेंट, यानी कि प्रिपेयर नहीं है खुद काइनेटिक के लिए, ठीक है, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर नहीं होना, ए प्रेपिटेंट मेनली आईवी दी जाती है ये। उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा एस वाली, एस में सिरोटोनिन था आपका, सिरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये नाम याद होना चाहिए सबको। 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सिरोटोनिन, ये क्या काम करती है आपकी, HT3 रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक करने का काम करती है, ठीक है। इसकी जो है आपकी ओरल भी प्रेजेंट होती है, सबलिंगुअल भी प्रेजेंट होती है इसकी फॉर्म, और आपकी ट्रांसडर्मल पैचेस की फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होती है। पैचेस की फॉर्म में कैसे होते हैं, ऐसे पैचेस बने होते हैं, कॉलम से होते हैं, उनमें दवाई भरी हुई होती है अंदर, और उसको आप स्किन पे अप्लाई करते हो, ठीक है, लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग एक्शन तक यूज़ कर सकते हो इसको। फिर हमने पढ़े, ये था सभी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सभी ड्रग्स का पहले क्या पढ़ रहे थे हम, क्लासिफिकेशन, उसके बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या पढ़ा हमने, कौन सी ड्रग कैसे काम करी, यहाँ से जल्दी जल्दी फटाफट रिवाइज करते हैं। प्रोकाइनेटिक क्या करी थी, 2 तरीके से काम करी थी, सेंट्रल और पेरिफेरल। जो हमने इसकी 2 ड्रग्स पढ़ी प्रोकाइनेटिक में, मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन। मेटोक्लोप्रोमाइड क्या काम करी थी आपका, सेंट्रल और पेरिफेरल पे काम कर रही थी। सेंटर पे D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करी थी, पेरिफेरल में आपकी GI की एक्टिविटी को बढ़ा रही थी, ठीक है। काम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है गैस्ट्रिक एम्प्टी को इंड्यूस कराना। डोमपेरिडोन सिर्फ सेंट्रल काम कर रही थी। उसके बाद सेरोटोनिन, ये आपके खुद के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करी है, ये भी खुद के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी। न्यूरोलेप्टिक D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही थी। एंटीकोलिनर्जिक को एसिटाइलकोलिन को रोक रही थी। एंटीहिस्टामिन हिस्टामिन की रिलीज को रोक रही थी। एडजुवेंट मिक्स काम कर रही थी, मिक्स इनके मिक्सचर से काम कर रही थी। ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स, कौन सी ड्रग्स कैसे लेते हैं। सभी में लगभग सेम रहेगा, ओरल, IV, सबक्यूटेनियस, IM इन फॉर्म में लेते हैं। मेनली IV ली जाती हैं। आपकी मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, लीवर में होगा, एब्जॉर्प्शन ब्लड में होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस होगा, और आपका एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होगा। लास्ट तो नहीं है, इसका साइड इफेक्ट पढ़े थे। फिर साइड इफेक्ट क्या क्या पढ़े थे, सभी में सेंटर पे काम करी है जो ड्रग्स, उनमें सेडेशन देखने को मिलेगा, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, ट्रेमर्स, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी पेरिफेरल पे काम करी है तो ये आपका डायरिया भी क्योज कर सकती हैं, ठीक है।
ये आपके सिम्टम देखे थे। कहीं में ड्राई ऑफ माउथ, माउथ ड्राइनेस देखने को मिलेगी, कहीं किसी में जो आपको अलग टाइप फीलिंग, नोज़िया टाइप फीलिंग हो सकती है साइड इफेक्ट में भी। ठीक है, लास्ट हमने पढ़ा था, ये था आपका साइड इफेक्ट। क्लासिफिकेशन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, फार्माकोकाइनेटिक हो गया, साइड इफेक्ट्स हो गया। उसके बाद हमने पढ़ी थी नर्सिंग इम्प्लीकेशन, अभी कर लेते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अनकॉन्शियस पेशेंट्स के अंदर नहीं दे सकते, या फिर जिनके अंदर डायरिया है उनके अंदर नहीं दे सकते। जो आपके साइड इफेक्ट में जो पेशेंट्स आ रहे हैं ना, उन्हीं के अंदर नहीं दे सकते। अब नर्सिंग इम्प्लीकेशन, जिसको भी हम ये दवाई देने के लिए बोलते हैं, सबसे पहले कोई भी नर्सिंग इम्प्लीकेशन लिखनी हो तो सब में सेम रहेगा। आपका सबसे पहले ड्रग हिस्ट्री चेक करोगे। क्या करोगे? ड्रग हिस्ट्री चेक करोगे। फिर उसकी हम चेक करेंगे, उसकी ड्रग हिस्ट्री हो गया, क्या ड्रग ले रहा है। फिर उसको बोलेंगे कि ड्रग जो भी आप ले रहे हो उसकी कंडीशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ड्रग्स ले रहे हो, किस टाइम पे लेनी है, और आपको एक्यूरेट टाइम पे लेनी है। साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट को बताओगे कि ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी साइड इफ़ेक्ट लग रहे हैं तो आप फिजिशियन से कंसर्न करोगे या हमें बताओगे। ठीक है, और क्या बताओगे? और पेशेंट्स को बोलते हैं हम अच्छे से अपनी डाइट को मेंटेन रखें। जो आपकी अगर कोई डोज ज़्यादा हो जाए तो उसमें हम कौन सी, जैसे डोमपेरिडोन था उसके लिए एट्रोपिन देती है, नर्सिंग इम्प्लीकेशन में ही लिखोगे। ठीक है, और क्या बता सकते हो? और क्या बता सकते हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, इन चीज़ों को रोकने के लिए हम ये ड्रग्स देते हैं। पेशेंट को प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, जब भी ये ड्रग ले रहा हो पेशेंट को, उसको एडवाइस करेंगे कि अल्कोहल रोक दे, अल्कोहल विड्रॉ हो जाए, अल्कोहल ना ले, कोई अदर ड्रग्स इंजेक्शन लेने से पहले कंसर्न करे, अपने आप ही ना ले, प्रॉपर टाइम पे ले, स्किप ना करे। जो जैसे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेवल करने के लिए गए हो, तो वहाँ पे जो आप ड्रग्स ले रहे हो वो 1 घंटे पहले लें। ऐसे आपको ये चीज़ें बतानी। नर्सिंग इम्प्लीकेशन सिंपल सी चीज़ होती है जो हमें खुद से बनानी होती है। ठीक है, ये था हमारा जीआई की ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, थैंक यू।